हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस 31 दिसंबर 2023 अब बीत चुका है और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी AY 2023-24 की रिटर्न पेंडिंग है। तो साल 2024 में आप अपनी असेसमेंट ईयर 2023-24 की रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको चले आना है इनकम टैक्स पोर्टल पे, जो कि है incometax.gov.in। और यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में। अब डाउनलोड सेक्शन में आपको क्यों जाना है, बेसिकली यहां पे गाइज ये होने वाला है कि AY 23-24 की रिटर्न जो है वो नॉर्मल रिटर्न यानी कि बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न अब आप फाइल नहीं कर सकते, यानी कि ऑनलाइन मोड में इसकी फाइलिंग नहीं पॉसिबल है। अब यहां पे आप ITR U फॉर्म की हेल्प से आप अपनी AY 23-24 की रिटर्न अभी भी आप फाइल कर सकते हैं। तो ITR U को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड सेक्शन में चले आना है और यहां पे आप करंट असेसमेंट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 की यहां पे आप एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। ये वाली यूटिलिटी आपको डाउनलोड नहीं करनी है, बिकॉज इसमें आप 139.8 यानी कि ITR U आप फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको नीचे ये अलग अलग फॉर्म्स दिखेंगे, ITR 1 2 3 4 5 6 7। तो जो भी आपकी रिटर्न यहाँ पे होगी, आप उस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इसकी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी आपको डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि 139.8A का यहाँ पे ऑप्शन लिखा होगा, विच इज बेसिकली अपडेटेड रिटर्न। तो यहाँ पे हम फाइल करने वाले हैं ITR 1 का फॉर्म और यहाँ पे हमें डाउनलोड करना होगा यूटिलिटी एक्सेल बेस। सबसे पहले इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड होने के बाद अब इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारी यूटिलिटी डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको करेंगे सबसे पहले अनजिप, और अनजिप करने के बाद सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें लेना होता है। आपको ये जो एक्सेल यूटिलिटी मिलती है, आप इसको अगर सीधे ओपन करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ बग आएगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा और ये पूरी तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि ये मैक्रो इनेबल्ड फाइल है। इसलिए सबसे पहले आपको इसको राइट क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको शो मोर ऑप्शन प्रॉपर्टीज में आना होता है और यहाँ पे इसको अनब्लॉक करना होता है, सो दैट इसके जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। तो इसको अनब्लॉक करके आप इसे सिंपली ओके करेंगे और इसके बाद अब आप इसे ओपन करेंगे। इसको आप इनेबल कंटेंट करेंगे। इनेबल कंटेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये यूटिलिटी जो है असेसमेंट 2023-24 के लिए है, इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा ITR 1 का एक्सेल यूटिलिटी यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब ITR U फाइल करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट्स की बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि ITR U में अगर आपका कोई रिफंड का केस है या फिर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड का केस है, तो ये आप दोनों ही चीज़ क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको कोई रिफंड बन रहा होगा तो वो आप ITR U के थ्रू क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड का इशू है तो उसको भी आप ITR U के जरिए क्लेम नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आपका कुछ टैक्स वगैरह निकल के आता है तो उस पर आपको 25% का पेनल्टी देना होगा और आपको लेट फीस ऑफ 1000 और 5000 रुपीज इसमें पे करना होता है। तो ये इसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। फॉर्म में आप देखेंगे तो गाइज यहाँ पे राइट साइड में आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले गाइज आपको ये करना होता है कि यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना होता है जेसन फाइल या फिर इंपोर्ट करना होता है प्रीफिल फाइल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप पहले कोई ITR 1 फाइल कर चुके होते हैं और अब आप उस रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं थ्रू दिस ITR U फॉर्म, तो उस केस में आप पुरानी वाली जेसन फाइल को पोर्टल से निकाल के यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं थ्रू ITR U इटसेल्फ, देन उस केस में आपको इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करना होता है और आपको अपनी प्रीफिल फाइल जो आप पोर्टल से निकालेंगे उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। प्रीफिल फाइल इंपोर्ट करने के बाद बेसिकली आपका जितना भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, आपका एड्रेस वगैरह, नाम, मोबाइल नंबर और आपका बैंक डिटेल्स, TDS डिटेल्स, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है। तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो अभी हमने ये रिटर्न जो है हम फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, पहले ये कोई रिटर्न फाइल नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट जेसन का ऑप्शन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं प्रीफिल फाइल। अब ये प्रीफिल फाइल कहाँ से मिलेगी, इसके लिए मैं आपको वापस से ले चलता हूँ पोर्टल पे, और पोर्टल पे हमें करना होगा सबसे पहले लॉगिन। तो यहाँ पे गाइस अब हमने कर लिया है पोर्टल पे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड प्रीफिल डेटा। इस पे आपको करना है क्लिक। अब आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना होता है। हमारे केस में हमारा असेसमेंट ईयर है AY 23-24। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जेसन फाइल आ गई होती है। अब वापस से हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी एक प्रीफिल फाइल हमारे को मिल गई है। अब इस वाले प्रीफिल फाइल को हमें अपनी एक्सेल यूटिलिटी में इंपोर्ट करनी होगी। अब एक्सेल यूटिलिटी में आकर के हमें इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करना है और उस वाली जेसन फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो प्रीफिल फाइल है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जितना भी प्रीफिल इंफॉर्मेशन होगा वो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होना
शुरू हो चुका है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी तो हम आगे प्रोसीड कर सकेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारा प्रीफिल फाइल इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चेंज करनी होती है या फिर जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे फीड करनी है उसको हम यहाँ पे चेंज या फिर फीड करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे असेसी जो है उनकी इनकम है सैलरी से, तो यहाँ पे अब सबसे पहले आपको बताना होता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको बताना होता है कि आप कहाँ काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी पीएसयू में या फिर किसी और जगह से आपको पेंशन आती है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो सबसे पहले आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको अदर्स का मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा आता है आई यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, तो यहाँ पे ये नो रहेगा बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम के लिए आपको रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल करनी होती है। आईटीआर यू में आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आई यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेवेंथ प्रोवाइजो। सेवेंथ प्रोवाइजो में बेसिकली कुछ कंडीशंस दी होती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका फॉरेन ट्रैवल में खर्चा जो होता है साल भर में 2 लाख रुपए से ज़्यादा होता है या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का आप पेमेंट करते हैं, तो इन कंडीशंस की वजह से अगर आपको रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में से आप येस करेंगे, अदरवाइज ये नो रहेगा। तो हमारे केस में इसे हम नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर दिया होगा और इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा फाइल अंडर सेक्शन। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको बताना होता है कि किस सेक्शन में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे बिकॉज हमारे रिटर्न जो है वो अपडेटेड रिटर्न है जिसका सेक्शन होता है 139(8)(a। अब यहाँ पे हमें 139(8)(a सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम 139(8)(a सेलेक्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पे आप देखेंगे 2 शेड्यूल्स और इनेबल हो जाएंगे जिसमें हमें 139(8)(a यानी कि अपडेटेड रिटर्न की डिटेल देनी होती है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं 139(8)(a और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने 139(8)(a सेलेक्ट करा तो 139(8)(a का पार्ट ए और पार्ट बी ये दोनों यहाँ पे इनेबल हो गया, जिसमें हम स्पेसिफिकली अपडेटेड रिटर्न की डिटेल भरने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो इफ रिवाइज्ड या डिफेक्टिव तो उसका रिसीट नंबर वगैरह देना होता है। हमारे केस में कोई रिवाइज रिटर्न ये नहीं है, फर्स्ट टाइम आईटीआर यू फाइल करा जा रहा है इसलिए ये ब्लैंक रहेगा। अब इसके बाद आती है बारी इनकम डिटेल्स भरने की। अब इनकम डिटेल्स में बेसिकली आपका रहता है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे बेसिकली आईटीआर 1 है तो इसमें आपका सिर्फ 3 ही हेड से आपकी इनकम होती है। अगर आपका कोई और इनकम है लाइक आपका कैपिटल गेन्स वगैरह या फिर बिजनेस की इनकम है तो उस केस में आप रेस्पेक्टिव फॉर्म्स को सेलेक्ट करेंगे। अब आपके ऊपर कब कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो कर रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है या फॉर्म्स के बारे में आपको डाउट है तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे केस में जो असेसी है उनकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम है और छोटा मोटा बैंक इंटरेस्ट आ रहा है जिसकी डिटेल्स हम यहाँ पे अभी भरने वाले हैं। अब इसके अलावा आपका कुछ डिडक्शंस वगैरह होगा तो इसको नीचे आप यहाँ पे फीड करेंगे। एटीसी, एटीसीसी, CCD1, CCD1B जिस भी सेक्शन में यहाँ पे आपका डिडक्शन होगा उसको आप यहाँ पे फीड करते हुए चलेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे टैक्स पेबल वगैरह अपने आप ये कैलकुलेट हो जाएगा और जिसके बाद आपको इसे पेमेंट वगैरह इसकी करनी हो। तो वापस से चलते हैं ऊपर और यहाँ पे हम फटाफट सैलरी की डिटेल्स वगैरह फीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इनकम डिटेल्स वगैरह फीड कर ली है, इनकी सैलरी से इनकम आ रही है। इसके अलावा इनका यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट है और होम ट्यूशन से कुछ इनकम वगैरह आ रही है। तो ये इनकम डिटेल्स हमने भर दी है। इसके बाद इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे इनका किसी भी सेक्शन में कोई डिडक्शन नहीं है, इनका एटीसी, एटीडी किसी भी हेड में कोई भी डिडक्शंस वगैरह नहीं है, तो ये सब कुछ ब्लैंक रहेगा। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल इनकम वगैरह आ जाएगा। अभी यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह नहीं आ रही बिकॉज अभी हमें कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना होगा, उसके बाद ये आएगा। कैलकुलेट टैक्स पे हम लास्ट में क्लिक करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस पेज का काम हो चुका है पूरा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट शीट की तरफ जो कि है पार्ट ए जनरल 139(8)(a। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना होता है वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, यानी कि आपकी रिटर्न क्या है इस असेसमेंट ईयर के लिए पहले फाइल की जा चुकी है। अब यहाँ पे अगर आपका असेसमेंट ईयर 2023-24 में आप पहले कोई रिटर्न फाइल कर चुके हैं और जिसके बाद में आप उस रिटर्न को अपडेट करना चाहते हैं थ्रू आईटीआर यू फॉर्म, देन उस केस में आप इसे येस करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं थ्रू आईटीआर यू फॉर्म, देन इसको आप नो सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में हम फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं थ्रू आईटीआर यू इटसेल्फ, तो इसे हम नो रहने देंगे। जैसे आप इसे नो करेंगे तो यहाँ पे बाकी डिटेल्स अपने आप डिसेबल हो जाएंगी। इसके बाद आपको बताना होता है आई यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न, क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं। ऑब्वियसली हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल है तो इसके लिए हम येस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इसे येस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना होता है रीजन फॉर अपडेटिंग योर इनकम। अब यहाँ पे रीजंस में आपको मल्टीपल रीजंस बताए जाएंगे कि रिटर्न आपकी प्रीवियसली नहीं फाइल की गई है, गलत इनकम दिखा दी गई थी, रॉन्ग हेड्स में इनकम दिखा दी गई है, या फिर रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस,
अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का रिडक्शन, या फिर रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स वगैरह, इनमें से जो भी ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो आप उसे यहाँ पे चूज करने वाले हैं। अगर आप रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, इसे आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो हमारे केस में रिटर्न हमारी फर्स्ट टाइम फाइल हो रही है, इसके लिए हम इसे रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना होता है आई यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। अब यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपकी अपडेटेड रिटर्न आप 12 महीने के अंदर फाइल कर रहे हैं या 12 से 24 महीने के अंदर फाइल कर रहे हैं। अगर आपका करंट असेसमेंट ईयर का आपका ITR यू फॉर्म है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। और अगर आपका लास्ट असेसमेंट ईयर का केस है तो उस केस में आप 12 से 24 महीने वाला सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। अब ये बेसिकली इसलिए दिया होता है कि आपका अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर फाइल करते हैं तो आपके टैक्स अमाउंट का 25% आपको पेनल्टी लगाया जाता है। अगर आप 12 से 24 महीने वाले में फॉल करते हैं तो आपको 50% ऑफ टोटल टैक्स अमाउंट का पेनल्टी देना होता है। तो हमारे केस में रिटर्न जो है हमारी करंट असेसमेंट ईयर की है, इसके लिए अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम चूज करने वाले हैं। यहाँ पे हमने इस पेज की सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है। तो अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट शीट की तरफ, जो कि है शेड्यूल TDS। TDS शेड्यूल में बेसिकली आपका अगर कोई TDS अमाउंट कटा होता है, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, कोई एडवांस टैक्स होता है, तो उसकी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पे देनी होती है। हमारे केस में एसएससी जो है इनका कोई भी TDS अमाउंट, कोई भी एडवांस टैक्स, कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके लिए सब कुछ ब्लैंक है। यहाँ पे इस पेज पे हमारे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी, तो सिंपली इसे हम वैलिडेट कर देंगे और नेक्स्ट शीट की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट शीट है TCS शेड्यूल का। अब यहाँ पे अगर आपका कुछ TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स वगैरह कुछ कलेक्ट किया गया होता है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे भरनी होती है। हमारे केस में TCS अमाउंट भी कुछ भी नहीं है एसएससी का, इसके लिए इसको भी हम खाली छोड़ देंगे और वैलिडेट पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पेज, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन का। अब टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन पेज पे आपको अगर आपका कुछ टैक्स लायबिलिटी वगैरह निकल के आ रहा होता है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा आपका जो बैंक डिटेल्स वगैरह होता है वो यहाँ पे प्रीफिल होके आ रहा होता है, और आपका जो वेरिफिकेशन पेज होता है ये भी प्रीफिल्ड होके आ गया होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो टोटल टैक्स अमाउंट वगैरह है वो सब कुछ ब्लैंक आ रहा है, बिकॉज टैक्स अमाउंट कैलकुलेशन के लिए हमें कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स की वैल्यू आएगी जिसका हमारे को पेमेंट वगैरह करना होता है। तो कैलकुलेट टैक्स पे वैसे लास्ट में क्लिक किया जाता है ताकि आप सारी डिटेल्स वगैरह भर लें, उसके बाद ही कैलकुलेट टैक्स पे आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको टैक्स का अमाउंट वगैरह पता चलेगा, जिसको आप फाइलिंग पोर्टल पे करके उसका चालान जनरेट करेंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमको सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है। सबसे पहला है कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट में रिफंड चाहिए, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेस भरना होता है। अब ये 2 डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे हमारा काम पूरा हो चुका है, तो इसको भी हम वैलिडेट करेंगे और इसको ओके करके नेक्स्ट टैब की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट टैब होता है सबसे इंपॉर्टेंट पेज। नेक्स्ट पेज होता है पार्ट बी ATI यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेबल। अब यही वो शेड्यूल है जो पूरे ITR में सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है। इसमें बेसिकली आपको ITR भरने का रीजन बताना होता है, ITR के थ्रू आपने कितनी इनकम वगैरह डिक्लेयर करी होती है, ये सारा कुछ आपको इसमें बताना होता है। साथ ही साथ आपका जो भी आप टैक्स पेमेंट ITR के लिए करते हैं उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे 14th पॉइंट पे इस पॉइंट पे देना होता है। यहाँ पे आपको अपने टैक्स की डिटेल्स डालनी होती है। आप इस वाले पॉइंट के साथ कभी कंफ्यूज मत होना। कई बार ऐसी गलती होती है कि लोग TDS वाले पॉइंट पे हैं, यहाँ पे नीचे पे भी चालान डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ रहा होता है, तो कई बार ऐसा लोग करते हैं कि ITR में जो भी आप टैक्स पेमेंट करते हैं उसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स में यहाँ पे डिटेल डाल देते हैं। अगर आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे तो कल को आपको टैक्स की डिमांड आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने पहले पे कर रखा होता है उसकी डिटेल्स देनी होती है। ITR फाइलिंग के टाइम पे अगर आप कोई भी टैक्स पेमेंट करते हैं तो उसकी डिटेल आपको हमेशा 140B ऑप्शन में डालनी होती है, पॉइंट नंबर 14 पे। अब यहाँ पे हम इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो पॉइंट नंबर A में आपको ये बताना होता है हेड ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम इज बीइंग रिटर्न्ड एज पर अपडेटेड रिटर्न, यानी कि आपके किस किस हेड में आपने इनकम दिखाई हुई है। अब यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम सैलरी बतानी होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी में यहाँ पे आपका जो फाइनल नेट सैलरी आती है आफ्टर ऑल एग्जेम्पशंस वो यहाँ पे आपको दिखानी होती है। हमारे केस में यहाँ पे जो सैलरी आ रही है वो 2,40,000 रुपीज़ की है। 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड एक्शन घटाने के बाद 1,90,000 रुपीज़ की हमारी नेट सैलरी है। तो यहाँ पे हम 1,90,000 रुपीज़ एंटर करेंगे। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 0 रहेगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है हमारी 65,177 की, तो यहाँ पे हम 65,177 एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी ब्लू वाले पॉइंट दिख रहे होंगे इसमें आपको वैल्यू नहीं भरनी होती है, ऑटोमेटिकली फीडेड होंगे।
इसके बाद जो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है उसमें बताना होता है अमाउंट पेबल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट वैलिड रिटर्न। अगर आपने पहले कोई रिटर्न भर रखी होती है जिसमें आपका कुछ टैक्स पेबल निकल के आ रहा होता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको भरनी होती है। हमारे केस में यह फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइलिंग है, इसलिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे आपको रिफंड क्लेम्ड एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न, यानी कि अगर आपकी पिछली रिटर्न में आपने कोई रिफंड क्लेम कर रखा होता है तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे भरनी होती है। तो हमारे केस में ये फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइलिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट ब्लैंक रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे टोटल रिफंड इश्यूड एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न, ये भी पॉइंट यहाँ पे ब्लैंक रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे बताना होता है रेगुलर असेसमेंट टैक्स, यानी कि कोई अगर टैक्स डिमांड वगैरह आ रखी होती है तो यहाँ पे ये भी ब्लैंक रहेगा। इसके बाद ये सारा कुछ पॉइंट भरने के बाद अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 14 पे हमारे को टैक्स पेमेंट की डिटेल वगैरह डालनी होती है। अब उसके पहले हमें कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी जा करके यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन आएगा और उसके बाद हमें चालान का डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो इस पेज पे हमारा जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें भरना था, यहाँ पे पार्ट ए में हमें इनकम की डिटेल्स भरनी थी कि कितनी इनकम हम ITR यू के थ्रू दिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका कुछ पिछली रिटर्न्स में अगर कुछ रिफंड वगैरह ले रखा होता है, कुछ टैक्स पेबल बन रहा होता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे भरते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको सब कुछ ब्लैंक छोड़ देना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट टैब पे जाना है जो कि है शेड्यूल 80D का। अब इसमें आपको पहले डिडक्शंस वगैरह की डिटेल बता देनी है कि आपका अगर 80D में कुछ डिडक्शंस है तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी होती है। हमारे केस में यहाँ पे 80D का कोई भी डिडक्शन नहीं है, इसलिए उसको हम क्लिक करेंगे और नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम पेरेंट्स के लिए भी कोई भी रिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसे वैलिडेट करके इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल है 80G, यानी कि अगर आपका कुछ डोनेशन वगैरह आपने दे रखा होता है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ देनी होती है। हमारे केस में डोनेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है तो इसको सिंपली हम वैलिडेट पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। इसके बाद लास्ट टैब आता है शेड्यूल 80GGA। अगर आपने कुछ साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए डोनेशन दिया होता है तो ये सब आपको यहाँ पे भरना होता है। अब ये भी शेड्यूल हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम सिंपली वैलिडेट पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइज अब हमने एक एक इन्फॉर्मेशन सारा कुछ हर पेज पे जाकर के फीड कर ली है। वापस से आएंगे इनकम डिटेल्स वाले फर्स्ट टैब पे, सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको कैलकुलेट टैक्स का बटन दिखेगा। अब इस पे आपको करना होता है क्लिक। जैसे ही आप कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका टैक्स का कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा और जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। अब इस पेज को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे अभी तक जो टैक्स वगैरह नहीं आ रहा था, यहाँ पे आप नीचे आप देखेंगे तो आपकी ये टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह आ चुकी है। उसके साथ आपका कितना लेट फीस वगैरह बन रहा है यहाँ पे, वो सब कुछ यहाँ पे शो करना शुरू कर चुका है। सिमिलरली आप अब आएंगे पार्ट बी ATI पे, तो यहाँ पे अब हम वापस से आएंगे पार्ट बी ATI पे और पार्ट बी ATI पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स वगैरह जो टैक्स की अभी तक खाली थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। पॉइंट नंबर 13 पे होता है कि टैक्सेस ड्यू, यानी कि अपडेटेड रिटर्न के अकॉर्डिंग आपका कितना टैक्स ड्यू है वो आपको पॉइंट नंबर 13 पे दिखाता है। अब पॉइंट नंबर 13 पे हमारा 1000 रुपए का टैक्स ड्यू आ रहा है जो कि बेसिकली आपका लेट फीस का पेमेंट है। तो यहाँ पे अब हमें इस 1000 रुपए का पेमेंट करना होगा और उस पेमेंट की डिटेल हमारे को यहाँ पे एंटर करनी होगी और ये डिटेल्स एंटर करने के बाद हमारी जो जेसन फाइल है हम उसे जनरेट कर सकेंगे और पोर्टल पे जिसको अपलोड करके हमारा फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे इस 1000 रुपए का टैक्स पेमेंट करना होगा और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखने वाले हैं। तो टैक्स का पेमेंट करने के लिए वापस से हम जाएंगे ई फाइलिंग पोर्टल पे। तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं ई फाइलिंग पोर्टल पे और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल के अंदर ई पे टैक्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप करेंगे क्लिक। ई पे टैक्स के अंदर न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चूज करना होता है असेसमेंट ईयर 2023-24 आपको सेलेक्ट करना है। करंट असेसमेंट ईयर हेड होगा आपका 300। इसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको टैक्स अमाउंट का बाइफर्केशन देना होता है। अगर आपका सिर्फ लेट फीस का पेमेंट है तो आपको सिर्फ अदर वाले कॉलम में आपको वैल्यू फीड करनी होती है। तो हमारे केस में सिर्फ लेट फीस एप्लीकेबल है तो 1000 रुपीज हम अदर्स वाले एफ पॉइंट में डाल देंगे और इसको करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मोड आपका सेलेक्ट करना होता है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेड, बैंक काउंटर, RTGS, NEFT या फिर UPI और पेमेंट गेटवे का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं UPI से, तो लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कई सारे बैंक्स के पेमेंट गेटवे दिखेंगे तो आप इनमें से कोई से भी बैंक का पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताया जाएगा, आपके पूरे पेज की समरी दिखाई जाएगी कि आप असेसमेंट 23-24 के लिए पेमेंट करने वाले हैं और 1000 रुपये का पेमेंट है। तो ये सारा कुछ आप चेक कर लेंगे। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करके अग्री करेंगे एंड सबमिट टू द बैंक। इसके बाद इसे स्किप कर देंगे
और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे कि आप किसके थ्रू पे करने वाले हैं। हम यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करने के दो ऑप्शन है। आप शो कोड पे क्लिक करके आपको इस स्कैन कोड को अपने किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करना है और पेमेंट आपको कर देना है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे और उसको मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट है स्कैन कोड को क्लिक करना, तो हम इसे अब स्कैन करके इसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमने पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के तुरंत बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चालान इज सक्सेसफुल। अब इस चालान को हम डाउनलोड कर लेंगे। चालान डाउनलोड करने के बाद अब इस चालान को ओपन करेंगे। ये है गाइज हमारा चालान जिसकी डिटेल्स हमारे को अपनी रिटर्न में डालनी होती है। अब इस चालान में बेसिकली हमारे को जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पे बीएसआर कोड, चालान नंबर और डेट होती हैं। अब इस बीएसआर कोड, चालान नंबर और डेट को हमें अपनी एक्सेल यूटिलिटी पे एंटर करना होता है। वापस आएंगे एक्सेल यूटिलिटी पे। अब यहाँ पे हमें बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट और चालान का सीरियल नंबर और अमाउंट डालना होता है। सो यहाँ पे गाइज हमने अपनी चालान की डिटेल डाल दी है और जैसे ही हमने चालान की डिटेल एंटर कर दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 13 टैक्स ड्यू है वो 0 हो गया है। अमाउंट जो है पॉइंट नंबर 12 में अपडेट हो गया है, टैक्स पेड अंडर 140B। तो ये चीज़ हमारा बिल्कुल सही हो चुका है। तो इसके बाद अब हम वापस से जाएंगे इनकम डिटेल्स वाले टैब में, वापस से सबसे ऊपर जाएंगे। वापस से एक बार हमें कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना होगा। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करने के बाद अब हमें करना है फाइनली जनरेट जेसन पे क्लिक, जिसके बाद हमारी जेसन फाइल जनरेट होगी जिसको हमें पोर्टल पे अपलोड करके अपना ITR-U का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। तो यहां पे अब हम करेंगे जनरेट जेसन पे क्लिक, इसको ओके करेंगे, इसे भी ओके करेंगे और ये ओके। अब यहां पे आपको सेव जेसन पे क्लिक करना है। सो फाइनली गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जेसन फाइल जनरेट हो चुकी है। ये जेसन फाइल उसी फोल्डर में सेव होगी जहां पे आपने ये एक्सेल यूटिलिटी रखी हुई होती है। हमारे केस में आप देख सकते हैं इसका पाथ डाउनलोड सेक्शन में ही है। सो डाउनलोड फोल्डर में गाइज आप देख सकते हैं कि ये है हमारा एक्सेल यूटिलिटी और इसी फोल्डर में आपका ये जेसन फाइल सेव होती है। अब यही वो जेसन फाइल है गाइज जिसको हम अभी पोर्टल पे अपलोड करने वाले हैं, जिसके बाद हमारा ITR-U का फाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे फाइनली इनकम टैक्स पोर्टल पे और वहां पे इस जेसन को हम करने वाले हैं अपलोड। तो यहाँ पे गाइज वापस से आ चुके हैं हम इनकम टैक्स पोर्टल पे। अब रिटर्न अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप फाइल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमारा है करंट असेसमेंट ईयर 23-24 का। फाइलिंग टाइप जो होगा यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 139(8)A यानी कि अपडेटेड रिटर्न का। इसके बाद आपको बताना है आई यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, तो यहाँ पे ये नो रहेगा। और इसके बाद आपको ITR टाइप बतानी होती है। ITR टाइप आपका 1 2 3 4 जो भी होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। सो हमारे केस में हमने ITR 1 फाइल करना है तो उसको हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी ITR-U के बारे में, तो इसको आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको अटैच करने को ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हम वही वाली जेसन फाइल अटैच करेंगे जो हमने अभी अभी एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू जनरेट करी हुई है। सो ये है हमारी जेसन फाइल और इसको हम डबल क्लिक करके अटैच करेंगे। अब यहाँ पे इसका वैलिडेशन हो रहा है, अगर इसमें सब कुछ सही है तो इसको वैलिडेशन सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। सो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है और वैलिडेशन सक्सेसफुल होने का मतलब कि आपकी रिटर्न में कोई भी फॉल्ट, कोई भी एरर नहीं है। तो इसको हम सिंपली अब हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके इसको वेरीफाई करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे आपको वेरीफाई करने के लिए कई ऑप्शन दिखेंगे। आप आधार OTP के थ्रू, DSC के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक EVC के थ्रू, इन सब में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम आधार OTP के थ्रू इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम आधार OTP सेलेक्ट करके इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसको अग्री करना है, इसको जनरेट आधार OTP। अब यहाँ पे आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा जिसको आप एंटर करेंगे और इसको हम वैलिडेट करेंगे। OTP डालने के बाद हमने वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न और इसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद गाइज आप फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर करंट असेसमेंट ईयर AY 23-24 यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। यानी कि अगर आपकी करंट असेसमेंट ईयर की रिटर्न है तो आप अभी भी ITR-U के थ्रू इसकी फाइलिंग कर सकते हैं। तो ये था वो गाइज कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपनी करंट असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल कर सकते हैं इवन आफ्टर 31 दिसंबर 2023। सो ये था गाइज कंप्लीट प्रोसेस अबाउट ITR-U फाइलिंग फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। आई रियली होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए फ्यूचर में ला सकूं। चलिए गाइज मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।